नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी का व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो देखिए, वाच्य जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली हैं। आप सभी को पता है कि हम इस टॉपिक में वाच्य की परिभाषा यानी कि वाच्य कहते किसे हैं और साथ ही वाच्य के भेद जो हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ चुके हैं। और देखिए, हमने वाच्य की परिभाषा में आप सभी को बताया कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि आपके वाक्य में बोलने का मुख्य विषय क्या है, यानी कि आप वाक्य में किसके आधार पर आप मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है उससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कि क्रिया का रूप ही हमें बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। तो उसी के आधार पर हमने इसकी परिभाषा लिखी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय या तो कर्ता है या कर्म है या वाक्य में प्रेषित भाव है, उसी को वाच्य कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसी के आधार पर 3 तरह की क्रिया वाच्य यहाँ पर बताए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में हमने यहाँ पर कृतवाच्य की परिभाषा आप लोगों को बताई, कृतवाच्य के एग्जाम्पल आप लोगों को दिए, जिसमें हमने कहा कृतवाच्य यानी कि जहाँ पर क्रिया का जो रूप है यानी कि लिंग और वचन वो कर्ता के आधार पर होते हैं, वो आपका कृतवाच्य होता है। यानी कि क्रिया जब पूरी तरह से कर्ता के आधार पर होती है, उसका लिंग उसका वचन जब कर्ता के आधार पर होता है तो वहां पर कृतवाच्य होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बिल्कुल आपको यहाँ पर इस तरह से क्लियर भी किया है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर कर्मवाच्य के बारे में पढ़ा, तो कर्मवाच्य में भी सेम चीजें हमने यहाँ पर कहा कि जब क्रिया का रूप यानी कि क्रिया के लिंग और वचन, ठीक है, जब क्रिया का रूप कर्ता के आधार पर ना होकर, कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता ना होकर यहाँ पर कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति की प्रधानता ना होकर उसके काम की प्रधानता है, ये दिखाती है क्रिया। यानी कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया के लिंग और वचन जो है वो काम करने वाले व्यक्ति के आधार पर ना होकर जो काम हो रहा है उसके आधार पर है, तो वो है आपका कर्मवाच्य, ठीक है। तो कर्मवाच्य में भी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया और उसकी विशेषताएं भी बताई कि क्या कुछ चेंज हो जाता है कर्मवाच्य में वाक्य के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर कर्ता के बाद से लग जाता है, के द्वारा लग जाता है, द्वारा लग जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रहा है, काम कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्ता के आधार पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने भाववाच्य यहाँ पर बताया। तो भाववाच्य की भी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको भाववाच्य के विषय में यहाँ पर बताई। तो जैसे मैंने इस पे आपको बताया था, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वाक्य में प्रेषित भाव यानी कि वाक्य में जो भाव है उसके अनुसार होती है। और ये वाक्य प्रायः नकारात्मक यानी कि निषेधार्थक होते हैं। और साथ ही देखिए, क्रिया हमेशा, क्योंकि अब यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, यानी कि क्रिया का रूप जो है, क्रिया के वचन जो है वो क्या होंगे, जो लिंग है वो सदैव पुल्लिंग रहेगा और क्रिया हमेशा अकर्मक होगी और एक वचन होगा, हमेशा एक वचन होगा। यानी कि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर है, तो वहां पे ना तो कर्म प्रधान है ना ही कर्ता प्रधान है, वहां पर भाव प्रधान है। तो क्रिया हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी, जिसको हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखिए, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से आपको बताया भी कि जो एग्जाम्पल है वो आपको दिए भी, और यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए थे। हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े थे और जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर क्रिया जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। क्रिया कैसे लिखी जाती है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया, यानी कि भाववाच्य को भी हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद था देखिए हमारा वाच्य परिवर्तन, ठीक है।
वाच्य परिवर्तन में मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सिखाया, उसके बाद कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना सिखाया, और लास्ट सेशन में हमने कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखा था। और मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें भी जैसे आपने देखा कि कर्ता के बाद से या के से जो है वो लग जाता है, आप देख सकते हैं कर्ता के बाद। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप, जैसे क्रिया अगर चलना है तो उसका मूल रूप होगा चल, क्रिया अगर दौड़ना है तो उसका मूल रूप होगा दौड़, क्रिया अगर सोना है तो उसका मूल रूप होगा सो, क्रिया अगर खाना है तो उसका मूल रूप होगा खा, क्रिया अगर जाना है तो उसका मूल रूप होगा जा। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, और ये क्रिया का मूल रूप है, यानी इसी को धातु कहा जाता है। तो इसमें आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हिरण से दौड़ा जाता है, हिरण दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कृतवाच्य हिरण दौड़ता है। ठीक है, इसको अगर आपने भाववाच्य बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कर्ता के साथ से लगाएंगे, उसके बाद दौड़, क्रिया का जो मूल रूप है, दौड़ता, ता तो क्या है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ता क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपने इस प्रत्यय को हटाकर जो क्रिया का मूल रूप है उसमें आ अथवा या जोड़ देना है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो जैसे आप देखिए, हिरण से दौड़ा जाता है, ड़ा यानी कि आ जोड़ दिया हमने उसमें। ठीक है, हिरण से दौड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए, पक्षी रात को सोते हैं। ठीक है, तो पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है, पक्षियों से रात को सोया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और निषेधार्थक जो शब्द है, उसका निषेधार्थक जो वाक्य है उसका भी प्रयोग करके मैंने यहाँ पर चेंज करके उसको भी बताया था। जैसे वह नहीं सोता, तो हमने क्या कहा, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, उससे सोया नहीं जाता। तो ये लास्ट सेशन तक हमने यहाँ पर अपना वाक्य परिवर्तन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया था। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इतना समझ में जरूर आ गया होगा। और जैसे कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है, वाच्य परिवर्तन, ये आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। देखिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्यों की पहचान। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वाच्यों की पहचान। तो देखिए, शुरू करते हैं। अब वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कृतवाच्य, कृतवाच्य की पहचान कैसे की जाएगी। ठीक है, अगर आपको कृतवाच्य को पहचानना है तो कृतवाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप कि ये वाक्य जो है वो कृतवाच्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना है कि कृतवाच्य में क्या होता है। जो कर्ता होता है वो बिना विभक्ति के होता है, यानी कि कर्ता में कोई भी विभक्ति नहीं लगी होती है, कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति। अब आप देखिए, क्लास 10th के बच्चे हैं, इसमें एक शब्द आया है विभक्ति। ठीक है, अब ये विभक्ति क्या होती है, विभक्तियां क्या होती है, ये पता है किसी को। विभक्तियां किसे कहते हैं, कारकों की विभक्तियां। अब देखिए, कारकों की विभक्तियां, एक टॉपिक यहाँ पर फिर से आ गया, कारक। ठीक है, कारक जो है उन्हीं की विभक्तियां जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, या विभक्ति भी कहते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिन्हें हम विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं और कारक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके अलग अलग तरह के कारक होते हैं। जैसे आपका होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक,
और अधिकरण कारक संबंध कारक, ठीक है। तो ये आपके कारक होते हैं और इन सबकी अपनी अलग अलग एक तरह से विभक्तियां होती हैं, अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं, ठीक है। जो आपका कर्ता कारक है उसकी विभक्ति होती है ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, अपादान कारक की विभक्ति फिर से, अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी, ठीक है। तो ये है आपके कर्ता कारक जिसकी विभक्ति होती है ने, कर्म कारक जिसकी विभक्ति होती है को, करण कारक जिसकी विभक्ति होती है से, संप्रदान कारक जिसकी विभक्ति है के लिए, अपादान कारक जिसकी विभक्ति है से, और आपका अधिकरण कारक जिसकी विभक्ति है में और पर, संबंध कारक की विभक्तियां का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कर्ता कारक बिना विभक्ति के होता है, यानी कि कर्ता जो होता है वो उसकी विभक्ति उसके साथ नहीं होती, कर्ता कारक की विभक्ति यानी कि उसके साथ नहीं होती। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है वो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है, ठीक है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, जैसे हमने इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि जो है राजा जो राम है, श्री राम जो है राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। श्री राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा, ठीक है। श्री राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा। चार विभक्तियां जो है यहाँ पर बिल्कुल एक साथ साथ लगी हुई है, ठीक है। और यही विभक्तियां जो है यही चीज होती है जो हमें बिल्कुल किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझने में मदद करती हैं। जैसे अगर हम फिर से यहाँ पर लिखें, श्री राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार विभक्तियां जो हैं वो एक साथ लगी हुई हैं। जैसे श्री राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा, ठीक है। अगर हम इनके बिना इस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे श्री राम लंका राजा रावण बाण मारा, श्री राम लंका राजा रावण बाण मारा, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वाक्य में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो ये विभक्तियां ही है जो क्या करती है, हमें किसी भी वाक्य को समझने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। तो कृतवाच्य की विशेषता होती है कि कृतवाच्य में कोई भी जो है विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। कृतवाच्य में कोई भी विभक्ति नहीं होती है। ये केवल जस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया था, कोई इस तरह से आपने नोट डाउन नहीं करना है, आपने अभी यहाँ पर पढ़ना है वाच्यों की पहचान, ठीक है। तो देखिए वाच्यों की पहचान में हमने यहाँ पर सबसे पहले कहा कि कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो नहीं लगी हुई होती है, और कहीं कहीं पर लगी भी होती है। लेकिन जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने कहा कि करीम पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। करीम पतंग उड़ा रहा है, तो इस वाक्य में जो है जैसे हम कहेंगे आयुष पुस्तक पढ़ता है, आयुष पुस्तक पढ़ता है,
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपकी ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। ठीक है, यहाँ भी आपकी ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो आपके यहाँ पर कृतवाच्य की जो विशेषता है वो है कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है, और यहाँ पर कर्ता के साथ कहीं कहीं पर ने की विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया पहला। अब हम आगे बढ़ेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, अब कर्मवाच्य की पहचान कैसे होगी, कर्मवाच्य की पहचान कैसे करेंगे? तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, ये मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, लेकिन यहाँ पे पहचान करने के लिए, यानी कि आपको पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सामने लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको वो लिखा हुआ आएगा जिसमें आपने उसको परिवर्तित करना है। तो पहले पहचानना होगा, वाक्यों को पहचान कर उनके वाच्य परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न होगा। तो आपने वाक्य को पहचानना कैसे है? कृतवाच्य को आपने पहचानना है कि कहीं कहीं पर ने की विभक्ति होती है और कहीं कहीं पर ने की विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कर्ता के साथ या से या के द्वारा या फिर द्वारा विभक्ति लगी होती है। ठीक है, कर्ता के साथ क्या होता है, जो कर्ता होता है उसके तुरंत बाद से, द्वारा, के द्वारा आदि विभक्तियां लगी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य यानी कि किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जो मुख्य क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। क्यों सकर्मक होती है? क्योंकि यहाँ पर जो कर्मवाच्य है, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया जो है सकर्मक होती है। क्योंकि ये क्या है? कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर क्या है? कर्म की प्रधानता है, यानी कि जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर लिखी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर वाक्य जो है, वाक्य की मुख्य क्रिया जो है वो आपकी सकर्मक होती है। और उसके साथ जाना, जाना जो है वो क्रिया का सामान्य रूप जो है लिखा गया होता है। क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप से जुड़ा रहता है, यानी कि काल के अनुसार, समय के अनुसार उसके साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए, जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, जहां पर जाना लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए, इसके लिए हम इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है, कर्मवाच्य की पहचान हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने जैसे क्या कहा कि किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्रिया जो होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है। और जैसे हमने कहा कि फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया को समझा जाता है, यानी कि जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल कैसे बताया है। रामू से पत्र लिखा गया, रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य है, जहां पर क्या होता है, द्वारा, के द्वारा या फिर से का प्रयोग किया जाता है कर्ता के बाद। ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य क्लियर हुआ आपको। अब आता है उसके बाद भाववाच्य। तो भाववाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे? ठीक है, भाववाच्य की पहचान के लिए आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, जिसमें से आपको सबसे पहले कर्ता के साथ सेम चीजें, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति, कर्ता के साथ क्या होता है कि से या के द्वारा की विभक्ति होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि से या के द्वारा की विभक्ति होती है। उसके बाद क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है, क्रिया अकर्मक होती है। तीसरी बात, क्रिया सदा एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है। क्या होता है? हमेशा क्रिया
एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पर नहीं लिखी गई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वाक्य, या आप लिख सकते हैं वाक्य प्रायः निषेधार्थक। ठीक है, क्या लिखेंगे? वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं या निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, ये भी आप इसका एक पॉइंट लिख लीजिए कि आपके ज्यादातर वाक्य जो होते हैं वो नकारात्मक या निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं भाववाच्य के। ठीक है, तो इसकी पहचान फिर से सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, कर्ता के बाद आपको से या के द्वारा की विभक्ति लगानी होती है, और उसके बाद क्रिया अकर्मक होती है, और क्रिया हमेशा आपको एक वचन में दिखेगी और पुल्लिंग में दिखेगी। और ज्यादातर जो आपके वाक्य होंगे वो कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे, निषेध प्रकट करने वाले होंगे। और देखिए यहाँ पर जो आपका वाक्य है ये निषेध प्रकट करने वाला नहीं है, लेकिन ये क्या है? आपका भाववाच्य है। और देखिए जैसे हमने कहा कि श्रृंखला से गाया नहीं जाता, श्रृंखला से गाया नहीं जाता, तो ये कैसा है? निषेधार्थक वाक्य है। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने सारे वाच्य जो है पढ़ लिए हैं, वाच्यों को लगभग समझ लिया है। वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और देखिए दूसरी चीज जो मेन थी यहाँ पर, वाच्यों की पहचान। ठीक है, अब देखिए वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, वाच्यों की पहचान भी हमने यहाँ पर कर ली है। अब देखिए हिंदी में वाच्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा क्लास 10th के लिए वाच्य जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट यदि होता है तो वो भी आप जरूर क्लियर करें साथ साथ ही। तो हिंदी में अब वाच्यों का प्रयोग, तो 3 टॉपिक आपको अभी तक क्लियर हो गए हैं। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्यों के कितने भेद होते हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, वाच्यों की पहचान कैसे की जाती है। 4 टॉपिक अभी तक हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। नंबर 5 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हिंदी में वाच्यों का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं आगे। कि कब कब हम हिंदी में वाच्यों का प्रयोग करते हैं, वाच्यों का प्रयोग हिंदी में कब कब किया जाता है, ये हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म वाच्य का प्रयोग स्थल, कर्म वाच्य को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कर्म वाच्य होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए पहला, अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। ठीक है, जो कर्मवाच्य होता है वहां पर देखिए वहां कब किया जाता है कर्मवाच्य का प्रयोग, उसको हम बता रहे हैं। तो जब हमें अधिकार जताना हो, अब आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे यही चीज है मेन, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि आखिर इनका प्रयोग क्या है, आखिर इनका यूज क्या है। जो हम इन्हें पढ़ रहे हैं वाच्यों को, इन वाच्यों का यूज क्या है हिंदी में, वो आप सब सोच रहे होंगे। तो वही चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले यदि आपको अधिकार जताना हो, यदि आपको दर्प जताना हो, तो वहां पर गर्व जताना हो, तो वहां पर हम कर्मवाच्य जो है उसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता जो है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, और कर्म है खाना। ठीक है, कर्म क्या है? खाना, और कर्ता कौन है? हम। और यहाँ पर
हमने क्या लगाया है, उसके साथ से लगाया है। कर्ता के साथ हमने क्या लगाया है, क्योंकि ये कर्म वाच्य है तो यहाँ पर कर्ता के साथ से लगाया है, हमसे। ठीक है, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, तो यहाँ पर थोड़ा सा दर्द दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद असमर्थता बताने के लिए भी, यानी कि कई बार आपको असमर्थता बताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अब देखिए यहाँ पर कर्म क्या है, यहाँ पर दुख कर्म है। ठीक है, और एक तरह से गरीब भी कर्म हो सकता है, लेकिन कर्ता कौन है, मुझ। फिर उसके साथ क्या लगाइए, से। गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ठीक है, ये है कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल। कर्मवाच्य को हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, इस तरह से हम कर्मवाच्य को लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, भाववाच्य का प्रयोग स्थल। भाववाच्य को कब हम प्रयोग करते हैं, कैसे हम भाववाच्य का प्रयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहले भाववाच्य का प्रयोग हम विवशता जताने के लिए, यानी कि कोई विवश है, कोई लाचार है, तो उसको जताने के लिए, फिर असमर्थता व्यक्त करने के लिए, और या निषेधार्थक में भाववाच्य का प्रयोग होता है। कहीं पर निषेध, ठीक है, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो ये आपका कैसा है, भाववाच्य है, निषेध प्रकट करने वाला भाववाच्य है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, विवशता जताने के लिए, असमर्थता व्यक्त करने के लिए, या निषेधार्थ के भाव में, निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ठीक है, तो कई बार हमें पता नहीं है कि रीजन क्या है यहाँ पर खड़े ना हुए जाने का, कि कई बार हमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या कोई आसपास की कोई गंदगी है, या क्या रीजन है हमें नहीं पता, लेकिन भाव इसमें स्पष्ट हो रहे हैं कि हमसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, अगला है अनुमति या आज्ञा पाने के लिए, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अब चला जाए, जैसे अब चला जाए, चलिए अब चलते हैं, कहते हैं ना, चलिए अब चला जाए। ठीक है, तो ये है आपका भाववाच्य का आपका पहचान, यानी कि इनको हम कैसे पहचानेंगे और हिंदी में हम कहाँ पर इनको कैसे प्रयोग करेंगे। तो जहां पर हमें अनुमति या आज्ञा प्राप्त करनी हो वहां पर भी भाववाच्य का प्रयोग होता है, और जहां पर विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेध में कोई भी वाक्य कहना है तो उसके लिए भी हमारा भाववाच्य का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देखिए हमने लगभग यहाँ पर अपने पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है, जो कि है आपका कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि अब कौन सा वाच्य है, यानी कि इससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा इस पूरे टॉपिक में, क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ नहीं आया, और किस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। ठीक है, निम्नलिखित वाच्य का आपको, निम्नलिखित वाक्य का आपने वाच्य बताना है। तो वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को पढ़ें और साथ ही उसका वाच्य बताएं कि उसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, आज उसे जमानत मिल गई, आज उसे जमानत मिल गई। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने क्या पढ़ाया है कि किसके आधार पर हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा वाच्य है,
ठीक है, तो हमने शुरुआत में जो आपको एग्जाम्पल बताया, शुरुआत में जो परिभाषा बताई थी, उसमें हमने कहा था कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वो वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार लिखी गई है, उसको ही वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, तो यहाँ पर हमें क्रिया के रूप को देखना है कि क्रिया का रूप क्या है, और उसी के आधार पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको आपका वाच्य लिखेंगे कि कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जरा सा कि क्या वाच्य हो सकता है यहाँ पर। आज उसे जमानत मिल गई। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं, मिल गई क्या है, एक वचन, और दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और देखिए, अब क्रिया के साथ आज उसे, उसे जो शब्द है वो आपका कैसा शब्द है, एक जो आपका एक तरह से सर्वनाम शब्द है। और ये शब्द जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हो सकता है और पुल्लिंग के लिए भी। लेकिन आपका कर्म जो है जमानत, आज उसे जमानत मिल गई, तो जमानत शब्द जो है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन शब्द है, यानी कि ये आपका कर्मवाच्य है। ठीक है, ये आपका क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, उससे तो रोया भी नहीं जाता, उससे तो रोया भी नहीं जाता। अब देखिए, जहां पर कोई भी असमर्थता जताई जाए, ठीक है, जहां पर क्या हो, कहीं पर असमर्थता जताई जा रही हो, कहीं पर निषेध प्रकट किया जा रहा हो, वहां पर हम क्या कहते हैं, वहां पर कौन सा वाच्य होता है, भाव वाच्य होता है। ठीक है, निषेधार्थक तो हो ही, और साथ में असमर्थता भी जताई जा रही हो, तो वहां पर क्या होता है, भाव वाच्य होता है। और देखिए, अभी मैं केवल आपको यहाँ पर इसी तरह से बता रही हूँ, आप घर पर जाइए, इनको नोट कीजिए और अच्छे से आपको इनको मैं यहाँ पर टिक नहीं करूंगी, आप खुद से इनको घर पर जाकर टिक करें। ठीक है, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसमें भी आपने बताना है, 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इसके बाद भी आपके कुछ इस तरह के हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य बताइए, यानी कि कृतवाच्य कौन सा है ये बताना है। तो आप चाहें तो इन्हें नोट कीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वाच्यों से रिलेटेड टॉपिक, तो वो सारी चीजें आपको इसमें क्लियर होंगी। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़कर आए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो इस टॉपिक में, क्योंकि जैसे मैंने कहा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप उसको नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर करें। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।